स्वागत है आपका फिर से डीएम मिस्ट्री सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस का और एक पेपर पर। तो आप देख सकते हैं कि ईवीएस का मैंने एक और एक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को लिया है। इसके पहले मैंने क्लास 1 भी आपका डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देखिए। उस पर मैंने पूरा 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आपको उस पर एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा। साथ में हिंदी आपका इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल डीएमई सेंटर पर डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके देखिए, आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बनेगा। आज फिर से क्लास 2 आपका इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और आप आई होप, मुझे ऐसा है कि आपका जो सी-टेट जुलाई है उसका आप अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 61 नंबर। आपका दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, आपका हिंदी में है। तो आप देख सकते हैं कि 61 क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति क्या है। मतलब आपको बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति, मतलब भारत में बिहार के जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति क्या है, मतलब जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है बिहार के कॉन्टेस्ट में, आपको ये बताना है। तो आपको ये मालूम होना कि जम्मू कश्मीर जो आपका नॉर्थ इंडिया, जो भारत का आपका ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया वो नॉर्थ इंडिया में आपका जम्मू कश्मीर है। तो गोवा जो आपका आपका इस साइड में मुंबई के आसपास है, तो आपको इसको साउथ में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका 3 नंबर। 3 नंबर देख लेते हैं क्या है आपका। 3 नंबर आंसर है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। मतलब जो आपका स्लो होगा, इवेपोरेशन आपका स्लो होगा किस स्थिति में। तो इसका जो सही आंसर है 62 का वो है आपका 4 नंबर। 4 नंबर, सतही क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। जब आपका ऊपर के एरिया साथ में आपका टेम्परेचर जब दोनों आपका कम होगा तो आपका जो जो है आपका बाष्पीकरण है वो कम होगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर। यस, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में दिया गया है। तो स्थानों आपका दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब डिस्टेंस आपका प्लेसेस और डायरेक्शन की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता को, इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। 63 नंबर करेक्ट आंसर इज 2 नंबर, इसका चित्रण कौशल। चित्रण कौशल मतलब आप चित्र को अच्छा से, मतलब मैपिंग स्किल, इसको इंग्लिश में अच्छा दिया। मैपिंग स्किल मतलब आप मैप को अच्छा से पढ़ के आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को समझ पा रहे हैं, कौन सा लोकेशन कहाँ पर, कौन सा स्टेट कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें आपके अंदर क्या है, मैपिंग स्किल मतलब चित्रण कौशल है। करेक्ट आंसर इज द 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 64, देख सकते हैं आपका 64 नंबर, किस राष्ट्र पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड आपका करिकुलम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो ये जो आपका 64 का सही आंसर आपका 3 नंबर, ये आपका एनसीएफ 2000 ने आपको ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाने के लिए रिकमेंड किया था, सिफारिश किया था। बढ़ते हैं आगे। इस तरह के एग्जाम में आपका बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहते हैं, तो उसको पढ़ के समझना होता है। अगर आप साथ में मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं है आपके पास ईवीएस के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल डीएम स्टडी सेंटर, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ईवीएस का सारा नोट, पेडागोजी का नोट, सारा नोट्स मिल जाएगा। वहां से बस आपको रिवीजन करना, शॉर्ट नोट है। अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपको ये सब जितना भी ईवीएस का है कुछ नहीं है, आपको हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको 30/30 आप एग्जाम में इजी से अटेंड कर सकते हैं। 100% 30/30, बस आपको रिवीजन का जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 65,
भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती का एक दूसरा नाम जिसको आपका झूम कृषि भी कहा जा सकता है, झूम कृषि भी कहा जाता है, कहा जा सकता नहीं, कहा जाता है झूम कृषि, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। झूम कृषि में क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं, जो घुमंतु लोग होते हैं, वो लोग एक जगह पर खेती करता है, उसके बाद वहाँ का कुछ झाड़ी कुछ जंगल पेड़ पौधा काट के एक जगह खेती करता है, उसके बाद वहाँ पर खेती करने के बाद फिर उन लोग दूसरे जगह पर रिप्लेस दूसरे जगह पर चला जाता है, फिर वहाँ पर खेती करता है। तो इस तरह उन लोग अपना जो प्लेस वो चेंज करते करते खेती करता है। तो इसी खेती को कहा जाता है स्थानांतरित खेती। इंग्लिश में बोले तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि कहा जाता है। तो ये जो आपका सबसे ज़्यादा फेमस ये है आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादातर आपका जम्मू कश्मीर, आई थिंक असम और आपका झारखंड, फिर आपका मिजोरम, मेघालय, इस साइड में आपका ज़्यादा ये फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 66 क्वेश्चन। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस तरह का जब आपका सवाल आएगा नहीं है तो आपको एकदम पेंसिल, ऑनलाइन एग्जाम में अभी तो नहीं कर मार्क नहीं कर, आपको इस पर फोकस रखने की जरूरत है। नहीं पूछा है, कहीं आप उस पर गलत ना कर दें, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए। तो इन्होंने नहीं कहा है। तो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए क्यों कौन सा कथन सही नहीं, मतलब जो नदी बांधों से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कौन सा करंट सही नहीं है? तो 66 का जो आपका सही आंसर है वो आपका 1 नंबर है। आपको लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, आपको लगता है ये पॉजिटिव है, लेकिन आपका यही वाला आपका करेक्ट आंसर कैसे है? देखिए, बांध जो है विकास को डेवलपमेंट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कई बार ये हम लोग के लिए फायदा नहीं होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बड़े बांध का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादा बारिश होगा तो जो बांध का पानी है वो निकल कर बाहर आएगा। फिर इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ पेड़ पौधा ये सब को, फिर जो आसपास गांव है वो सब पानी घुस जाएगा, और उसमें क्या है, लोगों का जो वहाँ पर लाइवलीहुड, लोगों का लाइफ काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इसलिए एज ए विकास के लिए प्रोत्साहित तो करता है, लेकिन ये बाकी दूसरे अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये आपको हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है, साथ में आपका जो वहाँ का आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी इफेक्ट करता है। इसलिए 66 का जो है 1 नंबर होगा। नेक्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, कई एग्जाम में पूछता ही है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस जो है आपका सुने होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम मुख्य रूप से आपका ये है 67 का आपका करेक्ट आंसर, तो आपका 4 नंबर है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 है, ये अगर कहीं भी रहता, मान लो बाकी भी नहीं रहता, अगर CO2 है तो आपका CO2 सबसे मेजर जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट आपका मीथेन भी आ जाएगा, जलवाष्प, और इस तरह से हम कहेंगे कि आपका जो चारों है उपयुक्त सभी आपका ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। तो करेक्ट आंसर इज द 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 68 नंबर। थोड़ा सा आपको मैं स्क्रीन पर सेट करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे क्वेश्चन। यस, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? मतलब जो ठंडा रेगिस्तान है, जैसे भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको बोलेंगे? लद्दाख को बोलेंगे, राजस्थान को नहीं। राजस्थान जो आपका गर्म रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट है, आपका ठंडा रेगिस्तान आपको में लद्दाख के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो आपका 68 का सही आंसर 2 नंबर है। ठंडे रेगिस्तान जो है आपका हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो हिमालय के साइड में आते हैं। आपका अगर लद्दाख ले, लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर उस साइड में आता है नॉर्थ में, तो आपका पूरा हिमालयन एरिया है। तो हिमालयन एरिया होने के कारण आपका ये वृष्टि छाया में होते हैं, जिसके कारण मानसून का इफेक्ट नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा, कई बार पूछा है कंपटीशन एग्जाम में, सीटेट में भी पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका रिपीट पूछा जाता है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ताजमहल के पीले होने
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, मतलब which आपका गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑफ ताजमहल येलो, येलो कलर होने में कौन सा है। तो सही आंसर इसका 69 का वो है आपका 2 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो इसको बोलते हैं SO2। और ये जो है आपका एसिड रेन जो है, इसी के कारण एसिड रेन बनता है। आपका यही जो है आपका जो हमारा जल के साथ मिलकर आपका ये गैस बना देता है, अम्ल बना देता है, एसिड बना देता है, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये ताजमहल को पीला होने के लिए इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 70 नंबर। आपका एक हिस्ट्रिकल इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो ये जो आपका 70 के सही आंसर 3 नंबर है आपका, ये है काकतीय राजवंश, काकतीय डायनेस्टी, आपका 3 नंबर। बढ़ते हैं 71। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड और एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप एक फॉर्मूला जानते हैं तो इसको इजी से सॉल्व करवा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो है आपका घनत्व, घनत्व बराबर जो होता है आपका, जो आपका डेंसिटी जो होता है, मास बाय आपका वॉल्यूम होता है, इसी से आपका ये निकल जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या पूछा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान मास, मास को हम लोग निकालेंगे डेंसिटी स्केल टू, मैं यहाँ करता हूँ डेंसिटी स्केल टू आपका मास इनटू वॉल्यूम होता है। तो हमको निकालना है आपका द्रव्यमान निकालना है, तो m निकालना है। m निकालना मतलब आपका m इक्वल टू तो d इंटू भी हो जाएगा। तो इस तरह से तो m इक्वल टू आपका d इंटू भी हो जाएगा, मतलब आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। आपका जो डेंसिटी दिया हुआ है आपको 15 दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम जो है आपका 3 दिया हुआ है, मतलब 3 ml दिया हुआ है। तो इस तरह से 15 या 45, आपका 45 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 45 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह देखिए 45 ग्राम आपका दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर 45 ग्राम। यस, बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर। 72 नंबर आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 72 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, आपका पूछा है कि अदिश राशि इनमें से अदिश राशि क्या है। तो अगर हम इसको समझें तो दो तरह का राशि होता है, एक तो अदिश राशि, एक तो सदिश राशि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड आपका और एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, दो है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी होता है दो। तो अदिश राशि जो है आपका यहाँ पर आंसर आपका द्रव्यमान है। अदिश राशि है जिसका आपका मास रहेगा लेकिन आपका डायरेक्शन नहीं रहेगा। और जो आपका सदिश राशि है साथ में उसका कोई वैल्यू रहेगा और साथ में डायरेक्शन रहेगा, तो वो आपका सदिश राशि आपका वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन भी रहेगा साथ में आपका सदिश राशि में। तो आपका द्रव्यमान जो है अदिश राशि, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, द्रव्यमान है 5 के 6 के जी। तो करेक्ट आंसर इज 1 नंबर। एक तो इजी क्वेश्चन दिया हुआ 73 नंबर। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता, मतलब सनलाइट पार ही नहीं सकता। तो इसका 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 नंबर है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी है आपका सही आंसर। अगर यहाँ पर पारभासी करें, पारभासी इसको बोलते हैं जिसमें आपका थोड़ा बहुत आप आर पार देख सकते हैं, तो ये पारभासी होता है। पारदर्शी इसको बोलते हैं इसके आर पार दोनों आप पूरा देख सकते हैं, वो पारदर्शी है। आई उत्तल तो एक तो दर्पण हो गया, लेंस हो गया, ये तो नहीं है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। 74 पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका चंद्रमा पर सतह पर 10 kg है। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि अगर पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए कोई पृथ्वी है और ये कोई चांद है, सर कि वस्तु का भार क्या होगा, कि वस्तु भार क्या, यदि इसका चंद्रमा पर सतह, मतलब आपका चंद्रमा पर जो है सतह 10 kg आपका चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर इसका क्या वेट होगा। तो देखिए आप सोचते हो कि आपका 1/6 होता है, पृथ्वी का जो जाए चांद में जाएंगे तो आपको 1/6 होता है,
लेकिन ये वाला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने आपका मास द्रव्यमान पूछा है, इन्होंने वेट के बारे में कुछ नहीं पूछा है। वेट जो है डब्ल्यू, आपका किसी वस्तु वेट जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, इससे आपका डिसाइज होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना है वो पूछा। अगर इन्होंने वेट पूछा होता तो डब्ल्यू इक्वल एम जी लगा के हम इसको इजी से निकाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपका द्रव्यमान को पूछा, और द्रव्यमान जो है चेंज नहीं होता है, जितना चांद पर उतना ही आपका चंद्रमा पर भी उसका वही, पृथ्वी पर वही उसका आपका मास होगा। तो 74 का जो सही आंसर है आपका वही 10 kg ही होगा, इसका 10 kg इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 75 नंबर। 75 नंबर आपका, एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपका सतही क्षेत्र ऊपर का एरिया पर इसका द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड डिपेंड अपॉन, यस, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। सुषमा चाहती कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसे करने सबसे उपयुक्त रणनीति है। मतलब पेड़ों का संरक्षण और पेड़ों को बचाने के लिए बच्चे संवेदनशील बने, तो ये कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा रहेगा। 76 नंबर करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर है। क्या है 4 नंबर, देखते हैं। आपका यही है, बच्चों को पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। मतलब बच्चों को एक पौधे खुद लगाएंगे, रखेंगे, उसको बचाएंगे, तो करेक्ट इज द 4। बढ़ते हैं आगे। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। इसने उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण उल्लेख नहीं किया। इस शिक्षण अधिगम में राजनीतिक कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपका। मतलब बच्चे जो है आपका बीमारी आसपास इलाके में उन कौन सी बीमारी से ग्रस्त है उनको देखने के लिए टीचर ने कहा है, तो इसमें कौन सा चीज जो है नहीं है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने अवसर प्रदान किए। इसमें बच्चे जाएंगे तो बातचीत करेंगे, करेक्ट है आपका, ये सही है। इसमें बच्चों वास्तविक जीवन से सीखने में मदद मिली, ये भी सही है आपका। इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने सक्षम बनाए, ये तो गलत लग रहा है। इसे समुदाय को बीमार समझने में मदद, ये तो करेक्ट है। तो 3 नंबर जो है इसमें नहीं होगा, ये आपका सही आंसर है 3 नंबर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बताने के लिए प्रिया ने बच्चों का अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली और झटके के सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पर चर्चा की और क्रमशः आगे बिजली। तो इस तरह का हम लोग देखा, जो आपका सुरक्षा पहलुओं के क्रमशः आग, बिजली, झटके, सुरक्षा दिशा निर्देश चर्चा किए। एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल के इस्तेमाल के प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो कौन सा टेक्निक इन्होंने अपनाया है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका सही आंसर आपका 3 नंबर है आपका। 3 नंबर अन्वेषण दृष्टिकोण जो है, इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी मतलब जो किसी से पूछताछ करना, किसी से पूछताछ करके जानकारी लेना, उसको कहा जाता है इंक्वायरी अप्रोच। बढ़ते हैं आगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय जो कम्युनिटी है वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो एक अच्छा रिसोर्स है। तो ये क्यों ये है आपका, ये एक सस्ता सुलभ है, ये एक तो परफेक्ट आंसर नहीं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान, उनके पास समय है, ये तो नहीं है। छोटे आजकल छोटे बच्चे बुद्धिमान है हो गए हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका, ये वास्तविक उपस्थिति सीखने में अवसर प्रदान करता है। 79 आपका ये करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर। ये वास्तविक परिस्थिति और सीखने का अवसर को प्रदान करता है, मतलब चीजों को ज्यादा सीखते हैं। 80 नंबर, 80 नंबर देखते हैं हम लोग।
ईवीएस शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? मतलब स्कूल से बाहर से जोड़ने से उससे क्या तात्पर्य है? 80 नंबर आपका। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1 नंबर है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। मतलब आपको बुक्स के साथ साथ बाहर के लाइफ को भी देखने की जरूरत है। बाहर के चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपका ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंड, इसलिए बाहर भी पढ़ना, बाहर की चीज़ देखना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इज 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ उसके बच्चों को एकल परिवार गठन करते हैं यदि दादा दादी अन्य उसके साथ रहते हैं। एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ये जो आपका, इसके बारे में हम यही सोचते हैं कि आपका ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी मतलब जब आप सब चीजों को आप मिलकर जब लेते हैं उसको समावेशी लेते हैं। अगर आप किसी चीज को आप छोड़ रहे हैं तो वो समावेशी नहीं हो, वो इंक्लूजन नहीं होता है। तो 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। 82। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ईवीएस में कौन कौन सा ऐड किया जाता है यहाँ पर? तो इसका तो हम देखें, चित्र पढ़ना ईवीएस में, फील्ड भ्रमण, समय पाठ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका 4 है। आपका 4 उपयुक्त सभी सारा होगा, इसका सब चीज आपका ईवीएस में इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। समग्र शिक्षा आपका होलिस्टिक लर्निंग के लिए कारण बन सकता है। यदि वो यह है तो क्या क्या चीज रहेगा कि आपका होलिस्टिक लर्निंग होगा? एकीकृत इंटीग्रेटेड होना चाहिए, समावेशी इंक्लूजन होना चाहिए, विषयगत आपका थीमेटिक सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर आपका सही आंसर है आपका 4 नंबर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, थोड़ा तेजी करते हैं, काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा। 84। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपरों पर एक अध्याय है, एक सपरों पर एक अध्याय है आपका। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो क्या है कि यह अवैध कार्य? अवैध कार्य परफेक्ट आंसर नहीं है, ये तो नहीं होगा। सपरों के लिए क्योंकि इन दिनों अवसर उन्हें नहीं देखते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। आपका 3 नंबर की सपरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका वंचित करने से पहले विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपका सही नंबर है। उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, साथ में उनके आजीविका मतलब उनके लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ अलग ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। सरकार को कोशिश करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि वो सपरों के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको जंगल में छोड़ दें। करेक्ट आंसर 3। 85। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल? तो 85 नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यही आपका शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, इससे तो कुछ ही नहीं लेना देना, कुछ तो उसमें पॉजिटिव तो रिजल्ट आ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बीएड में आपने जरूर पढ़ा होगा। लर्निंग विदाउट बर्डन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से क्या बताता है? खुद से ट्राई कर सकते हैं आपका। इसका आंसर 2 है, सॉरी नहीं 2 नहीं, 86 का 1 नंबर आपका। स्कूल बैग का कम करना, मतलब स्कूल बैग का कम करना मतलब आपका वजन को कम करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 86 का आपका बोझ के बिना सीखने का क्या? बोझ के बिना सीखना मतलब आपका ज्यादा बर्डन ना हो, स्कूल बैग का कम वजन मतलब आपका स्कूल का जो बैग है आपका वजन कम हो, लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब आपका बोझ कम हो और आप ज्यादा एक्टिविटी क्रिएटिविटी ये सब चीजें से सीखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ईवीएस कक्षा में समूहों में सीखने का क्या उद्देश्य, समूहों में अगर सीखते हैं तो उसका क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो समूह में सीखते हैं तो लड़के लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये आपका करेक्ट नहीं है। कम और उच्च पदों छात्रों अलग अलग, ये तो नहीं है। आपका 3 नंबर, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय भाग लेने सीखने को सच। हाँ, ये है आपका, बच्चे सहयोग सीखेंगे, कोऑपरेशन सीखेंगे, मूल्यों वैल्यूज को सीखेंगे, तो करेक्ट आंसर इज द 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 88, बाला का पूरा रूप क्या होता है, BALA बाला का पूरा रूप क्या है। 88 नंबर, इसका 3 नंबर आपका सही आंसर है। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बाला का पूरा रूप बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट 89 नंबर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। तो विभिन्न भौतिक घटनाओं पर पाठ्यपुस्तक, इसमें यह तो नहीं है। आपका विचारों जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण अलग है, यही करेक्ट आंसर आपका। वैकल्पिक ढांचों का करेक्ट आंसर 2 नंबर है, जिसमें अवधारणा कॉन्सेप्ट को स्वीकृत जो स्पष्टीकरण से अलग है, आपका क्लियर है आपका विचार और कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के सेशन का 90 नंबर। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, मतलब वोमेन आर वीकर देन मैन, ये क्या है। मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य तो है नहीं, मिथक भी है नहीं। आपका हम लोग करेक्ट आंसर ढूंढना है। आपका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर, रूढ़िवाद धारणा, एक स्टीरियोटाइप, एक माइंडसेट में हमारा सेट है कि गर्ल्स आर वीक देन बॉय, मैन वोमेन आर वीक देन जो मैन। तो इस तरह हमारे माइंड में सेट है, ऐसा कुछ नहीं, हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो इस तरह करेक्ट आंसर 3 है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका 30 का 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो DMST सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से अगला वीडियो में। आपका हिंदी पेडागोगी या तो इंग्लिश पेडागोगी का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।